नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां हम कानून को सरल भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है एफआईआर दर्ज ना हो तो क्या करें। यानी जब पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तो आपके पास क्या कानूनी विकल्प है। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी संज्ञेय अपराध की पहली कानूनी दस्तावेज होती है। इसे दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है और ये प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 154 के अंतर्गत आती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है। ऐसे में आपको कानून की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में आप शो, एसपी, मजिस्ट्रेट और यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक कैसे जा सकते हैं। साथ ही हम नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों को भी समझेंगे। हर स्लाइड में आपको मिलेगा स्पष्ट कानून, संबंधित धाराएं और व्यावहारिक उदाहरण। अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ईएफआईआर, जीरो एफआईआर, आरटीआई और मानवाधिकार आयोग जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कानूनी यात्रा को और जानिए अपने अधिकारों को सरल भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लॉ मेड सिंपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। एफआईआर क्या होता है? एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वह पहली सूचना होती है जो किसी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को दी जाती है। यह सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जा सकती है और इसे दर्ज करना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है। इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 154, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध की जानकारी देता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी कर सकती है, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य है अपराध की जांच की शुरुआत करना और कानूनी प्रक्रिया को गति देना। यह दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है और वह पुलिस को इसकी सूचना देती है तो पुलिस को धारा 354 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ध्यान रहे, एफआईआर दर्ज करना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि न्याय की पहली सीढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। एफआईआर दर्ज ना हो तो क्या करें? अगर पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती तो घबराइए मत, कानून आपके साथ है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 154(3) इस स्थिति के लिए स्पष्ट उपाय देती है। सबसे पहले आप संबंधित पुलिस अधीक्षक, एसपी या उपायुक्त, डीसीपी को लिखित शिकायत दे सकते हैं। इसमें आपको यह बताना होगा कि शो ने आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। आप अपनी शिकायत ईमेल, डाक या हस्तप्रदान के माध्यम से भेज सकते हैं। शिकायत में घटना का विवरण, शो से संपर्क की जानकारी और एफआईआर न दर्ज करने की वजह स्पष्ट रूप से लिखें। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। इसके लिए हम अगले स्लाइड में सीआरपीसी की धारा 156(3) को विस्तार से समझेंगे। ध्यान रखें, शिकायत की कॉपी, रिसीविंग और सबूत हमेशा सुरक्षित रखें। ये दस्तावेज आगे की कानूनी प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे। एक उदाहरण ले, अगर किसी व्यक्ति पर हमला हुआ है और शो एफआईआर दर्ज नहीं करता तो वह एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग कर सकता है। अगर एसपी भी निष्क्रिय रहे तो मजिस्ट्रेट के पास आवेदन देकर जांच का आदेश लिया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। बीएनएसएस 2023 के नए प्रावधान। अब बात करते हैं नए कानून की। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे सीआरपीसी की जगह लागू किया गया है। इसमें एफआईआर से जुड़ी कई आधुनिक और डिजिटल सुविधाएं शामिल की गई है। सबसे पहले
धारा 173 बीएनएसएस 2023 के तहत अब ईएफआईआर की सुविधा दी गई है, यानी आप ऑनलाइन माध्यम से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, खासकर साइबर अपराध या महिला सुरक्षा जैसे मामलों में। दूसरा बड़ा बदलाव है जीरो एफआईआर की मान्यता। अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, चाहे अपराध उस क्षेत्र में हुआ हो या नहीं। इससे पीड़ित को तुरंत राहत मिलती है। बीएनएसएस में प्रारंभिक जांच की अनुमति भी दी गई है, जिससे पुलिस को एफआईआर से पहले तथ्यों की पुष्टि करने का अधिकार मिलता है। लेकिन यह जांच एफआईआर दर्ज करने में देरी का बहाना नहीं बन सकती। मजिस्ट्रेट की भूमिका भी बीएनएसएस में स्पष्ट की गई है। अगर शो और एसपी निष्क्रिय रहें, तो मजिस्ट्रेट को निर्देश देने का अधिकार है कि एफआईआर दर्ज की जाए। इस नए कानून में एफआईआर प्रक्रिया को डिजिटल, सुलभ और पीड़ित केंद्रित बनाने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, तो वह ईएफआईआर के माध्यम से तुरंत शिकायत दर्ज कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, शो को शिकायत कैसे दें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो सबसे पहला कदम है थाना प्रभारी यानी शो को औपचारिक शिकायत देना। आपको सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहां लिखित शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिए। शिकायत में घटना का पूरा विवरण, तारीख, समय, स्थान और संज्ञेय अपराध की प्रकृति स्पष्ट रूप से लिखें। शिकायत में अपना पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर अवश्य दें। अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग या गवाहों के नाम, तो उन्हें भी संलग्न करें। आप यह शिकायत हस्तप्रदान, ईमेल या डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से शिकायत दे रहे हैं, तो रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें। यह भविष्य में आपके लिए कानूनी सुरक्षा का काम करेगी। ध्यान दें, शो को शिकायत देने की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 154(1) के अंतर्गत आती है। अगर शो शिकायत लेने से इनकार करता है, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की बाइक चोरी हो जाती है और वह थाने जाकर शिकायत देता है, तो शो को आईपीसी की धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर शो ऐसा नहीं करता, तो आप एसपी या मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, एसपी डीसीपी को शिकायत कैसे दें। अगर शो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो अगला कानूनी कदम है पुलिस अधीक्षक, एसपी या उपायुक्त डीसीपी को शिकायत देना। यह अधिकार आपको मिलता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 154(3) के तहत। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करे, तो आप उच्च अधिकारी को लिखित शिकायत दे सकते हैं। आप अपनी शिकायत एसपी या डीसीपी के कार्यालय में जाकर दे सकते हैं, या फिर ईमेल, डाक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। शिकायत में घटना का पूरा विवरण, शो से संपर्क की जानकारी और एफआईआर न दर्ज करने की वजह स्पष्ट रूप से लिखें। शिकायत के साथ सबूत, जैसे फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग या गवाहों के नाम भी संलग्न करें। इससे आपकी शिकायत मजबूत बनती है। ध्यान रखें, शिकायत की कॉपी, रिसीविंग और प्रेषण का प्रमाण सुरक्षित रखें। ये दस्तावेज आगे की कानूनी प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर हमला हुआ है और शो एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो वह एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग कर सकता है। एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, मजिस्ट्रेट को आवेदन कैसे दें। अगर शो और एसपी दोनों ही आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो अगला और बेहद असरदार कदम है मजिस्ट्रेट को आवेदन देना। यह अधिकार आपको मिलता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 156(3) के तहत। इस धारा के अनुसार मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दे सकता है। आपको मजिस्ट्रेट को एक विस्तृत आवेदन देना होगा, जिसमें घटना का पूरा विवरण, शो और एसपी से संपर्क की जानकारी और एफआईआर न दर्ज करने की वजह स्पष्ट रूप से लिखी हो। इसके साथ आप सबूत, जैसे फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, गवाहों के नाम और शो एसपी को दी गई शिकायत की कॉपी भी संलग्न करें।
इससे मजिस्ट्रेट को यह समझने में आसानी होगी कि आपने पहले के सभी विकल्प आजमा लिए हैं। ध्यान रखें, आवेदन में स्पष्टता, संयमित भाषा और तथ्यात्मक प्रस्तुति बेहद जरूरी है। कोर्ट में फीस लग सकती है और आपको पेशी पर भी जाना पड़ सकता है। एक महत्वपूर्ण केस उदाहरण है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया से आप न्यायिक हस्तक्षेप प्राप्त कर सकते हैं और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। ई एफआईआर और जीरो एफआईआर क्या है? अब बात करते हैं दो बेहद उपयोगी और आधुनिक विकल्पों की, ई एफआईआर और जीरो एफआईआर। ये दोनों ही पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले ई एफआईआर की बात करें। यह सुविधा अब कई राज्यों में उपलब्ध है और इसे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के तहत मान्यता दी गई है। इसके तहत आप ऑनलाइन माध्यम से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, खासकर साइबर अपराध, महिला सुरक्षा या संपत्ति चोरी जैसे मामलों में। अब बात करते हैं जीरो एफआईआर की। यह एक ऐसी एफआईआर होती है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे अपराध उस क्षेत्र में हुआ हो या नहीं। इसका उद्देश्य है पीड़ित को तुरंत राहत देना, बिना क्षेत्रीय बाध्यता के। जीरो एफआईआर को बाद में संबंधित थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह प्रावधान विशेष रूप से रेप, दुर्घटना या अत्यावश्यक मामलों में बेहद उपयोगी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला के साथ यात्रा के दौरान छेड़छाड़ होती है और वह किसी दूसरे शहर के थाने में जाती है, तो वहां जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है और बाद में संबंधित थाने को भेजी जा सकती है। इन दोनों विकल्पों से एफआईआर प्रक्रिया को डिजिटल, सुलभ और पीड़ित केंद्रित बनाया गया है। यह बदलाव न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, गैर संज्ञेय अपराध में क्या करें? अब बात करते हैं उन अपराधों की जिनमें पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करती। इन्हें कहते हैं गैर संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इन अपराधों में पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होता है और न ही गिरफ्तारी का। यह प्रक्रिया नियंत्रित होती है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 174 के तहत। गैर संज्ञेय अपराधों में आते हैं मानहानि, झूठी धमकी, मामूली मारपीट, गाली गलौज आदि। इन मामलों में आपको पहले थाने में शिकायत देनी होती है और फिर शो आपको बताएगा कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इसके बाद आप मजिस्ट्रेट को आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांग सकते हैं। मजिस्ट्रेट अगर संतुष्ट होता है कि अपराध हुआ है, तो वह पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है। शिकायत में आपको घटना का पूरा विवरण, शो से संपर्क की जानकारी और एफआईआर न दर्ज करने की वजह स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। साथ ही सबूत और गवाहों की जानकारी भी देना जरूरी है। एक उदाहरण ले, अगर किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर धमकी दी जाती है, तो यह गैर संज्ञेय अपराध हो सकता है। ऐसे में मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। महत्वपूर्ण केस उदाहरण है अनुराग भटनागर बनाम दिल्ली पुलिस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि गैर संज्ञेय अपराधों में भी मजिस्ट्रेट की अनुमति से जांच शुरू की जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, निजी शिकायत का विकल्प। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और शो, एसपी या मजिस्ट्रेट से भी राहत नहीं मिलती, तो आपके पास एक और कानूनी विकल्प है, निजी शिकायत दर्ज करना। यह प्रक्रिया आती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 200 के अंतर्गत। इसके तहत आप सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निजी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आपको घटना का पूरा विवरण देना होता है, कब, कहाँ, कैसे अपराध हुआ और पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। साथ ही शो और एसपी से संपर्क की जानकारी भी शामिल करनी चाहिए। आपको अपने साथ सबूत जैसे फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग और गवाहों के नाम भी देने होते हैं। मजिस्ट्रेट इन सब तथ्यों के आधार पर तय करता है कि जांच शुरू की जाए या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है, तो वह पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है या खुद ही मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है।
यह प्रक्रिया विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब पुलिस निष्क्रिय हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बार बार धमकी दी जा रही है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत देकर न्याय की मांग कर सकता है। यह विकल्प आपको न्यायिक प्रक्रिया में सीधे प्रवेश देता है और पुलिस की निष्क्रियता को चुनौती देता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, हाई कोर्ट में रिट याचिका। अगर शो, एसपी और मजिस्ट्रेट से भी आपको न्याय नहीं मिलता, तो आप सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके लिए आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे राज्य या उसके अधिकारियों की निष्क्रियता के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर सकें। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। रिट याचिका दाखिल करने के लिए आपको एक विस्तृत याचिका तैयार करनी होती है, जिसमें घटना का विवरण, शो और एसपी से संपर्क की जानकारी, मजिस्ट्रेट को दिया गया आवेदन और एफआईआर न दर्ज करने की वजह स्पष्ट रूप से लिखी हो। इसके साथ आपको सबूत, जैसे फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग और शिकायत की कॉपी भी संलग्न करनी होती है। हाई कोर्ट इन तथ्यों के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। एक महत्वपूर्ण केस उदाहरण है साकरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस निष्क्रिय है तो नागरिक मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के माध्यम से न्याय पा सकते हैं। यह विकल्प तब उपयोगी होता है जब सभी प्रशासनिक और न्यायिक स्तरों पर राहत नहीं मिलती। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, एनएचआरसी या राज्य आयोग से मदद। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और आपको न्यायिक प्रक्रिया में भी राहत नहीं मिल रही, तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी या राज्य मानवाधिकार आयोग से मदद ले सकते हैं। यह अधिकार आपको मिलता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत। इस कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे एफआईआर दर्ज न करना, तो वह आयोग से शिकायत कर सकता है। आप अपनी शिकायत ऑनलाइन, डाक या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। शिकायत में आपको घटना का विवरण, शो और एसपी से संपर्क की जानकारी, एफआईआर न दर्ज करने की वजह और उपलब्ध सबूत स्पष्ट रूप से देने होते हैं। एनएचआरसी या राज्य आयोग आपकी शिकायत की जांच कर सकते हैं, संबंधित पुलिस अधिकारियों से जवाब मांग सकते हैं और आवश्यक निर्देश भी दे सकते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब पुलिस की निष्क्रियता से आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, जैसे महिला सुरक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार या पीड़ित की गरिमा। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला की छेड़छाड़ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो वह एनएचआरसी को शिकायत देकर पुलिस की लापरवाही की जांच की मांग कर सकती है। ध्यान रखें, आयोग की प्रक्रिया न्यायिक नहीं होती, लेकिन यह प्रशासनिक दबाव बना सकती है और रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, आरटीआई से जानकारी प्राप्त करें। अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और पुलिस जवाब नहीं दे रही, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत जानकारी मांग सकते हैं। इस कानून की धारा 6 और 7 आपको यह अधिकार देती है कि आप किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकते हैं और पुलिस विभाग भी इसमें शामिल है। आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्या मेरी शिकायत प्राप्त हुई? एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? किस अधिकारी ने निर्णय लिया? एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। आरटीआई आवेदन आप ऑनलाइन पोर्टल, डाक या हस्त प्रदान के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन में आपको स्पष्ट रूप से सवाल लिखने होते हैं और 10 रुपए की फीस लगती है। सरकारी विभाग को 30 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है। अगर जवाब नहीं मिलता, तो आप अपील कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने चोरी की शिकायत दी है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो आप आरटीआई के माध्यम से शो से पूछ सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। आरटीआई एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको पुलिस की जवाबदेही तय करने में मदद करता है और आपकी शिकायत को रिकॉर्ड में लाने का कानूनी तरीका देता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, व्यावहारिक सुझाव और सावधानियां। अब तक हमने एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में
आपके कानूनी अधिकारों और उपायों को विस्तार से समझा। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक सुझावों और सावधानियों की, जो आपको इस प्रक्रिया में मदद करेंगे। सबसे पहले, हमेशा अपने पास सबूत सुरक्षित रखें, जैसे फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग या दस्तावेज। ये आपकी शिकायत को मजबूत बनाते हैं। दूसरा, हर शिकायत की कॉपी और रिसीविंग जरूर लें। यह साबित करता है कि आपने पुलिस को सूचना दी थी। तीसरा, शो, एसपी और मजिस्ट्रेट से संपर्क का क्रम और तारीखें लिखित रूप में रखें। इससे आपकी कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। चौथा, अगर आप ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करते हैं, तो स्क्रीनशॉट या एक्नॉलेजमेंट जरूर सुरक्षित रखें। पांचवा, मजिस्ट्रेट को दिए गए आवेदन में तथ्यात्मक स्पष्टता और संयमित भाषा का प्रयोग करें। भावनात्मक भाषा से बचें। छठा, कानून की जानकारी रखें। सीआरपीसी, बीएनएसएस, आईपीसी, आरटीआई, एनएचआरसी जैसे कानूनों की धाराएं और अधिकार आपको आत्मविश्वास देती है। और अंत में, लॉ मेड सिंपल जैसे स्रोतों से सीखते रहें, ताकि आप अपने अधिकारों को समझें और दूसरों को भी जागरूक करें। अब हम बढ़ते हैं अंतिम विषय की ओर, आउटरो, लॉ मेड सिंपल। आपने देखा, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो आपके पास कई कानूनी विकल्प हैं। शो से लेकर एसपी, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, एनएचआरसी, आरटीआई और निजी शिकायत तक, हर स्तर पर कानून आपको सुरक्षा देता है। हमने समझा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य कानूनों की धाराएं, जो आपको एफआईआर दर्ज कराने में मदद करती है। अब आप जान चुके हैं कि पुलिस की निष्क्रियता के सामने आप अकेले नहीं हैं। कानून आपके साथ है। बस जरूरत है जानकारी, धैर्य और दस्तावेजी तैयारी की। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लॉ मेड सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही सरल और प्रभावशाली कानूनी वीडियो लाते रहेंगे। आपके अधिकारों की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कानून सबके लिए है और समझना सबका अधिकार। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, लॉ मेड सिंपल में।